हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। चलो जी, आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बनाए गए हाइड्रोलिक स्टीयरिंग या पावर स्टीयरिंग सिस्टम की, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जो आज के समय हर कार, ट्रक और बस में इस्तेमाल किया जाता है। आखिर ये काम कैसे करता है? कैसे हल्के से हाथ का इशारा मिट्टी में फंसे हुए टायर को इतनी आसानी से घुमा देता है? क्या है इस लाजवाब मशीन के पीछे की इंजीनियरिंग? यही है आज की वीडियो का टॉपिक। अभी जो आप डायग्राम देख रहे हो, सबसे पहले इसमें दी गई चीजों के नाम के बारे में जान लेते हैं। ये है स्टीयरिंग शाफ्ट, ये है स्टीयरिंग कैम, उसके बाद पिटमैन आर्म लीवर, फिर पिटमैन आर्म शाफ्ट और इसके नीचे आता है पिटमैन आर्म और एक ड्रैग लिंक और टाई रोड। अब इस सारे जुगाड़ को चलाने के लिए हमें अलग से एक कैम और लीवर मैकेनिज्म लगाना पड़ता है। एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम में 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला रिजर्वियर, दूसरा पंप, तीसरा रिलीफ वाल्व, चौथा कंट्रोल वाल्व और 5वां पावर सिलेंडर। ये पूरा सिस्टम प्रेशर डिफरेंशियल के सिद्धांत पे काम करता है। अब ये प्रेशर डिफरेंशियल क्या है? आओ एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक सिलेंडर के अंदर एक ब्लॉक को फिट किया जाए। अब यहाँ पर ब्लॉक के दोनों तरफ प्रेशर बराबर होने की वजह से ये ब्लॉक अपनी जगह से ना हिलने वाला, लेकिन जैसे ही एक साइड का प्रेशर ज्यादा होगा, ये ब्लॉक दूसरी तरफ को चलना शुरू कर देगा और जैसे ही दोबारा प्रेशर बराबर होगा, ये ब्लॉक फिर से रुक जाएगा। अब यही प्रेशर का डिफरेंस इस पावर सिलेंडर के अंदर पैदा होता है, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर या नीचे चलकर स्टीयरिंग लिंकेज की मदद से टायर्स को घुमाने का काम करता है। थोड़ा और आसान भाषा में समझने के लिए ये नया वाला डायग्राम देखो। चलो सवाल जवाब के तरीके से समझते हैं। इस मशीन को चलाने के लिए हमें चाहिए हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो कहां पर भरकर रखा जाएगा इतना सारा हाइड्रोलिक फ्लूइड? तो जी इस हाइड्रोलिक फ्लूइड को रिजर्वियर में भर के रखा जाता है। अब आता है दूसरा सवाल। हमने रिजर्वियर में हाइड्रोलिक फ्लूइड को तो भर के रख दिया, लेकिन इसे रिजर्वियर से बाहर निकालने का काम कौन करेगा? तो रिजर्वियर से हाइड्रोलिक फ्लूइड को बाहर निकालने का काम एक पंप के द्वारा किया जाता है, जो खुद को चलाने के लिए इंजन से पावर लेता है। अब ये पंप के द्वारा रिजर्वायर से निकाला गया हाइड्रोलिक फ्लूइड कहां पर जाएगा? तो पंप के द्वारा निकाला गया हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशर रिलीफ वाल्व से होता हुआ कंट्रोल वाल्व से निकलकर पावर सिलेंडर में जाकर इकट्ठा होता है। अच्छा जरा ये सोचिए, अगर प्रेशर सिलेंडर के अंदर ज्यादा हाइड्रोलिक फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा? या तो अब हाइड्रोलिक फ्लूइड को भेजने वाला पंप फटेगा, या फिर ज्यादा प्रेशर की वजह से इस फ्लूइड को ले जाने वाली पाइप फटेंगी। चिंता मत करो, प्रेशर चैम्बर नहीं फटेगा, वो बहुत मजबूत होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर ये दोनों फट नहीं रहे तो इन्हें बचा कौन रहा है? देखिए, प्रेशर चैम्बर में हाइड्रोलिक फ्लूइड के वापस जाने के लिए एक सिस्टम लगाया जाता है। प्रेशर चैम्बर से एक वाल्व एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस रिजर्वियर में भेज देता है। अब क्योंकि प्रेशर चैम्बर में फ्लूइड इकट्ठा हो ही गया है, तो जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई हरकत तो जरूर करेगा। बात तो सही है, ये प्रेशर चैम्बर में लगे हुए पिस्टन पर दबाव डालकर उसे आगे और पीछे की तरफ धकेलता है और इस तरह से हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशर की मदद लेकर प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। अब यहाँ पर आता है एक सवाल कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ जरूर होना चाहिए जिससे हम पावर सिलेंडर के अंदर भेजी जा रही हाइड्रोलिक फ्लूइड की मात्रा को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर सके। तो क्या होगा वो जुगाड़? तो जी इस काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक कंट्रोल वाल्व का। अब ये जो कंट्रोल वाल्व है, इसे हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम का दिल बोलते हैं। इसके अंदर लगा एक स्पूल पावर सिलेंडर में जाने वाले हाइड्रोलिक फ्लूइड की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। पर ये कंट्रोल वाल्व के अंदर ऐसा क्या खास है जो ये इतनी आसानी से फ्लूइड की मात्रा को कंट्रोल कर लेता है? आओ समझते हैं। चलो देखते हैं कंट्रोल वाल्व के अंदर की कंस्ट्रक्शन। स्पूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसके ऊपर से फ्लूइड निकलता हुआ पावर सिलेंडर में जाकर उसे पूरा भरने के बाद साइड से होता हुआ रिजर्वियर में वापस चला जाए। पर ये सारी चीजें तो स्टीयरिंग की मूवमेंट से कंट्रोल होनी चाहिए ना? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो आओ अब इसे भी समझ लेते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम के काम करने के लिए ये जरूरी है कि कैम की रोटेशन के साथ स्टीयरिंग सिस्टम बहुत मामूली अंतर से अप और डाउन मूवमेंट कर सके। अब आपको यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि मैं स्टीयरिंग सिस्टम के अप एंड डाउन मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि स्टीयरिंग के अप एंड डाउन मूवमेंट की। स्टीयरिंग अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, लेकिन इस सिस्टम को हम इस तरह से डिजाइन करेंगे कि ये अप एंड डाउन मूवमेंट तो करे, लेकिन उसका एहसास स्टीयरिंग तक ना आए। तो अब ये काम कैसे होगा? तो जी स्टीयरिंग को अपनी जगह पर रखने के लिए हम एक स्प्लाइन कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब एक रॉड को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो घूमने पर दूसरी रॉड के अंदर फिट हो जाए। और अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसे स्प्लाइन कनेक्शन के बारे में जरूर पता होगा। वैसे मेरे टाइम पर हम स्प्लाइन कनेक्शन की ड्राइंग को ड्राफ्टर से बनाते थे, और आज के टाइम पे क्या सिखाया जा रहा है, अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ
यहाँ से हमें समझ आया कि अगर हम स्प्लाइन कनेक्शन ना करें तो हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील के घूमने पर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा, और यही है वो चीज जो गाड़ी के स्टीयरिंग को ऊपर नीचे होने से रोकती है। लेकिन घूमती हुई चीज तो फ्री भी हो सकती है, जैसे छत पे लगा हुआ पंखा घूमता है, वो भी तो गोल गोल घूम रहा है, लेकिन ना ऊपर होता है ना नीचे होता है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज घूम रही है जिसकी वजह से ये अप एंड डाउन मूवमेंट मिल रही है? तो जी इस काम के लिए हमने सहारा लिया एक कैम का, जिसके दोनों तरफ लगाई गई है स्प्रिंग, जो करती है इसे न्यूट्रल पोजीशन में रखने का काम, और इस पूरे जुगाड़ को एक हाउसिंग के अंदर फिट करके बंद कर दिया जाता है। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर पिटमैन आर्म लीवर का एक सिरा पिस्टन रॉड से जुड़ा होगा और दूसरा सिरा कैम के ऊपर फिट किया जाएगा। अब जैसे ही स्टीयरिंग घूमेगा, कैम ऊपर नीचे होकर पिटमैन आर्म के सिरे को हिलाएगी, और अब हम चाहते हैं कि स्टीयरिंग हिलने पर पावर सिलेंडर में हाइड्रोलिक फ्लूइड आ जाए, लेकिन फ्लूइड की एंट्री को तो कंट्रोल वाल्व कंट्रोल कर रहा है। तो अब इस कंट्रोल वाल्व को कैम के ऊपर नीचे होने की जानकारी कैसे भेजें? तो जी हम इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल वाल्व लिंकेज का। आओ समझते हैं सारी चीजें एक साथ मिलकर कैसे काम करती हैं। न्यूट्रल पोजीशन में कंट्रोल वाल्व फ्लूइड को पावर सिलेंडर की तरफ नहीं जाने देता, लेकिन जैसे ही स्टीयरिंग घूमता है, कंट्रोल वाल्व लिंकेज स्पूल पर दबाव डालकर उसे हल्का सा अपनी जगह से हिला देती है, और ऐसा होते ही फ्लूइड बहुत तेजी से पावर सिलेंडर में भरने लगता है, और ये आता हुआ फ्लूइड सिलेंडर में जाकर पिस्टन के एक साइड पर दबाव डालता है, लेकिन पिस्टन के नीचे भरा हुआ फ्लूइड इस दबाव की वजह से पावर सिलेंडर से निकलकर एक्चुएटिंग सिलेंडर में स्पूल के ऊपर से होता हुआ वापस रिजर्वायर में चला जाता है। अब ये प्रेशर डिफरेंस पिस्टन रॉड को ऊपर करते हुए पिटमैन आर्म शाफ्ट लीवर पर मैकेनिकल फोर्स लगाता है, और उसके बाद कनेक्शन की मदद से पहियों की डायरेक्शन को बदलता है। अब देखो यहाँ पर एक समस्या है, चाहे पिस्टन पूरा ही ऊपर क्यों ना चला जाए, लेकिन ये बात पंप को तो नहीं पता, वो तो लगातार फ्लूइड भेजता ही रहेगा, और अगर हमने इस प्रेशर का कुछ नहीं किया तो हमारी असेंबली फट जाएगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने एक प्रेशर रिलीफ वाल्व को भी इसमें लगाया है। अब दो चीजों के बारे में और जान लो, जब भी हम स्टीयरिंग घुमाते हैं तो उस पर से दबाव हटने के बाद वो वापस अपने पुराने वाली स्थिति में आ जाता है। अब सवाल आता है ये कि वो वापस अपने पुराने वाली स्थिति में कैसे आया? तो ये काम किया है स्टीयरिंग रॉड में कैम के ऊपर लगी हुई स्प्रिंग ने। जैसे ही स्टीयरिंग पर से दबाव हटता है, स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स लगाकर कैम को न्यूट्रल पोजीशन में ले आती है, और आपकी गाड़ी के पहिए सीधे हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और समस्या है, अगर आपने कभी ट्रैक्टर चलाया है तो आपको पता होगा कि खेतों में लगते हुए झटकों के कारण स्टीयरिंग बार बार हिलता है, और वो इसलिए क्योंकि अक्सर ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब पुराने वालों में तो नहीं किया जाता था, अब शायद नए वालों में किया जा रहा हो। लेकिन ये समस्या हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम के साथ नहीं है, बल्कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम झटके आने पर भी स्टीयरिंग को हिलने नहीं देते। अब पहले ये जानते हैं कि झटका आखिर लगता कैसे है। मान लीजिए कि चलती हुई गाड़ी का पहिया ऊंची नीची जगह पर आ जाता है, जिसकी वजह से पहिए की दिशा बदलती है, और अब ये बदलती हुई दिशा रॉड से होती हुई पिटमैन आर्म को हिलाते हुए उससे जुड़ी हुई कैम को ऊपर नीचे करके अचानक से फ्लूइड की मात्रा को पावर सिलेंडर में बढ़ा देती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्स एक्शन मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पावर सिलेंडर में ऊपर और नीचे का प्रेशर बराबर ही रहेगा, जिसकी वजह से झटका आने पर भी स्टीयरिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो एक बार रिवीजन हो जाए। रिजर्वायर से हाइड्रोलिक फ्लूइड को सप्लाई करेगा पंप, जो इंजन की पावर के द्वारा चलाया जा रहा है। अब हाई प्रेशर पर हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशर रिलीफ वाल्व से आगे बढ़ते हुए कंट्रोल वाल्व की तरफ जाएगा, जहां से फ्लूइड पावर सिलेंडर के अंदर जाएगा, जो हाइड्रोलिक प्रेशर को मैकेनिकल वर्क में बदलता है, जिसकी वजह से पिटमैन आर्म शाफ्ट हिलेगी, जो पिटमैन आर्म लीवर को हिलाएगी, और लास्ट में स्टीयरिंग लिंकेज की मदद से आगे के पहिए अपना डायरेक्शन बदल लेंगे। स्टीयरिंग कैम देखने में कुछ ऐसी दिखाई देती है। यही है वो जो कंट्रोल वाल्व को सही समय पर और सही मात्रा में हाइड्रोलिक फ्लूइड को पावर सिलेंडर में भेजने का सिग्नल देती है। ये था आपका हाइड्रोलिक बेस्ड पावर स्टीयरिंग। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या समझ में आया और क्या नहीं, तो मैं यही कह सकता हूँ, वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।